मेरा नाम रुबीना है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की बड़ी अजीब सी दास्तान सुनाने जा रही हूँ। मैंने एक गरीब घराने में आंख खोली थी। मेरे अब्बू का इंतकाल मेरे पैदा होने के ठीक 18 दिन बाद हो गया था। मुझसे 2 साल बड़ा मेरा भाई शकील था। मेरी अम्मी जवानी में ही बेवा हो गई थी। घर के हालात अच्छे ना थे, मगर अब्बू के इंतकाल के बाद बात फाकों तक आ गई थी। अम्मी ने कपड़े सीकर हमें पाला और यूं हम हसरतों के दरमियान जवान हो गए। मेरा भाई शकील पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए वो 10 जमातों के बाद आगे ना पढ़ पाया और घरेलू हालात ख़राब होने की वजह से कहीं छोटी मोटी नौकरी ढूंढने लगा। मगर जब कहीं भी नौकरी ना मिली तो उसने फ्रूट की रेहड़ी लगा ली। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे हालात भी बदलते गए। भाई फ्रूट की रेहड़ी से अच्छा खासा कमा लेते थे और यूं हमारे दिन फिरने लगे, अच्छा खाने लगे और अच्छा ओढ़ने लगे। मैं और अम्मी तो इसी में राज़ी थीं, मगर भाई मज़ीद तरक्की करना चाहते थे। फिर न जाने क्या हुआ, यकायक हमारे दिन ही फिर गए। भाई जब भी घर आते उनकी जेबें पैसों से भरी होती। वो पैसा पानी की तरह बहाने लगे। हमने एक पोश एरिया में नया घर खरीद लिया। बस इतना ही नहीं, हमने एक नई गाड़ी भी खरीद ली। तब अम्मी को भाई पर शक हुआ। उन्होंने रात का खाना खाते हुए भाई को आड़े हाथों लिया था। शकील बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे बाप के मरने के बाद हमने कैसे दिन गुजारे हैं। खाली पेट रहकर रातें भी काटी हैं, मगर याद रखना, मैंने कभी हराम तुम्हारे लहू में शामिल नहीं होने दिया। तुम भी एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे या अपनी बहन को हराम का लुक्मा खिलाया तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अम्मी की बातें सुनकर भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ कहे बगैर उठकर अपने कमरे में चले गए। अम्मी परेशान रहती थी कि शकील लगाता तो एक फ्रूट की रेहड़ी है, मगर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। भाई अब ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने लगे थे, जबकि अम्मी उठते बैठते यही कहती, रुबीना, मुझे लगता है तेरा भाई गलत कामों में पड़ गया है। और मैं बस सारा सारा दिन उनको तसल्लियाँ ही देती रहती कि अम्मी, आपको भाई पे यकीन क्यों नहीं है। उनके पास बड़े बड़े लोग फ्रूट लेने आते हैं, जिनसे उनको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। एक रात शदीद तूफान आया था। ऐसे लगता था सब कुछ बहा कर ले जाएगा। बारिश थी कि थम भी नहीं रही थी। गेट पर बेल हुई। अम्मी तड़प सी गई कि मेरा शकील आ गया होगा। उन्होंने मुझे गेट खोलने का कहा। मैंने जल्दी से गेट खोला। सामने 2 नफूस थे। एक तो शकील भाई, मगर दूसरी औरत कौन थी? उसने खुद को अरबी बुर्के में अच्छी तरह लपेट रखा था। वो तो दोनों बुरी तरह भीग चुके थे। अब तो मैं भी बारिश में भीग गई थी। मैं जल्दी से उन दोनों के रास्ते से हटी तो वो लाउंज की जानिब तकरीबन भागते हुए गए। मैं भी उनके पीछे ही चलती लाउंज में आ गई। मैं उनको देखकर हैरान रह गई। वो दोनों मुजरिम बने खड़े थे, जबकि अम्मी उन दोनों को टुकर टुकर देख रही थी। मैं ही आगे बढ़ी। भाई, ये लड़की कौन है? तुम्हारी भाभी। शकील भाई की बात सुनकर अम्मी गुस्से से फिंकारी थीं। आधी रात को चुपचाप घरों में चोर घुसते हैं, बहुएं नहीं। किसकी इज्जत को भगा कर ले आए हो? क्यों बुढ़ापे में मेरे मुंह पर कालक मलने लगे हो? भाई आगे बढ़ा और बोला, नहीं अम्मी जान, मैं इसको भगाकर नहीं लाया। ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत। हमारी शादी को 6 माह हो गए हैं, मगर आज मैं इसे घर ले आया हूँ। अम्मी कुछ कहे बिना अपने कमरे में चली गई। मैं बुर्के में लिपटी निकाब में छुपी भाभी की जानिब बढ़ी। मैंने उनसे उनका नाम पूछा, मगर उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से मुझे तकती रही। मुझे रोना आ गया, मगर भाई के सामने खामोश रही। भाई भाभी को अपने कमरे में छोड़कर खुद बाहर चले गए और मैं अपने कमरे में आ गई थी। लेकिन आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सारी रात भाभी के रवैये और उसकी आंखों के बारे में सोचती रही। सुबह हुई तो अम्मी ने घर में खूब हंगामा बर्पा किया था। रात को तो वो खामोशी रही थी, मगर अब तो भाई को खूब सुना रही थी। पता नहीं इस लड़की को कहाँ से उठाकर लाया है। अभी भाभी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। भाई अम्मी के रूबरू बैठ गया और धीरे धीरे बोलता चला गया, अम्मी, आप हमेशा से जानना चाहती थी ना कि इतना पैसा मेरे पास कैसे आया है? तो सुने, इस लड़की का नाम फातिमा है। ये मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी भी हैं और बेवा भी है। ये अक्सर मुझसे फ्रूट लेने आती थी। उसे मैं अच्छा लगने लगा। उसने मेरी छानबीन करवाने के बाद मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जब मैंने उसका पता करवाया तो मेरे इल्म में ये बात आई कि ये करोड़पति है।
और इसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसका शोहर फौत हो गया है और वो अपनी बहुत सी जायदाद और दौलत उसके नाम कर गया था। जब मुझे ये पता चला तो मैंने फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी। इस तरह इस बेवा की सारी जायदाद का मालिक मैं बन गया। अम्मी, मैं इसे घर में नहीं लाना चाहता था क्योंकि ये गूंगी है। मैं इससे इशारों में बात करता हूँ और उसकी कुछ आदतें अजीब सी हैं। ये मेरे सिवा किसी दूसरे के सामने निकाब नहीं उतारती। मुझे डर था कि कहीं आप इसको बुरा भला ना कह दें और हम फिर से सड़क पर ना आ जाएं, मगर मुझे फातिमा की जिद के आगे हार मानना ही पड़ी। अब मेरी खातिर आप फातिमा को तंज ना कीजिएगा। पूरी दास्तान सुनाकर भाई अपने कमरे में चला गया। मैं और अम्मी हक्का बक्का रह गईं। अब जो भी था, हमें भाई की बात मानना ही थी। मैं नाश्ता बनाकर उनको कमरे में दे आती। भाई सारा दिन बाहर ही रहता। उन्होंने अपना कमरा भी अलग कर लिया था। जाने क्यों मैं वक्तन फवक्तन भाभी के पास जाती, ज़रूरत की चीज़ें उन्हें कमरे में ही दे आती। मैंने भाभी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। न जाने वो मेरी एहसानमंद थी कि मैं वाकई उन्हें अच्छी लगती थी। फिर यूं ही वक्त गुजरता गया। भाभी काम को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाती थी। वो तो हाथों से दस्ताने और पाँव से जुराबें तक नहीं उतारती थी। मेरी कोई बहन तो थी नहीं। मैंने भाभी को ही बहन बनाने का सोचा। मैं बस उनके पास जाकर बैठ जाती और उनसे इशारों इशारों में बातें करती रहती। वो मुस्कुरा कर सुनती रहती। यूं ही दिन गुजरते गए। मुझे भाभी के साथ बहुत उन्स हो गया था। भाभी भी मुझे मुस्कुराती आंखों के साथ देखती रहती थी। ये आंखें बड़ी अजीब से जज्बे से लबरेज होती थीं। एक दिन मैं छत पर गई। वहाँ एक कागज़ पड़ा था। उस पर गुलाब का फूल इस तरीके से रखा गया था कि मैंने वो कागज़ उठा लिया। ये देखकर मैं लरज़ उठी। उस पर मेरा ही नाम लिखा था। उसमें साफ साफ लिखा था कि रुबीना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं भागती हुई भाभी के पास गई। उनको मैंने वो ख़त खोल कर दिखाया। वो मुस्कुराईं, जैसे कहना चाहती हूँ कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने भी कह दिया कि मैं ये ख़त अम्मी को दिखाऊंगी। भाभी ने ज़ोर से ना में सर हिलाया। मैं सोचती रह गई कि ना जाने ख़त लिखने वाला कौन था। उधर मेरी अम्मी बस अब इंतहा को पहुंच चुकी थी। सारा दिन अम्मी भाभी के रूम की तरफ मुंह करके ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलती रहती, हमने ऐसे पैसे चाटने थोड़ी हैं। बेटा, ये तू किस अजूबे को ले आया है? न तेरी बीवी हम में बैठती है और ना हमने आज तक उसका चेहरा देखा है। मैं अम्मी को समझा बुझाकर खामोश करवा देती, मगर वक्तन फ़वक्तन उन्हें ऐसे दौरे पड़ते ही रहते थे। अजीब तो मुझे भी लगता था कि ऐसी भी क्या मजबूरी कि इंसान अपने बेडरूम में भी स्याह अबाया पहन कर बैठा रहे और जब मैं उनके पास जाऊं तो वो मुंह पर निकाब चढ़ा ले। आज तक मैंने उनका हाथ तक नहीं देखा था, मगर भाभी की आंखें, हाय वो आंखें कमाल की खूबसूरत थीं। मैं उनकी खूबसूरत आंखें देखकर सब कुछ नज़रअंदाज कर देती थी। आज 2 हफ्ते बाद फिर से मुझे एक ख़त मिला था। गुलाब का फूल फिर से उस पर धरा हुआ था। रुबीना, तुम बोलती बहुत प्यारा हो। बस एक यही लाइन लिखी थी उस ख़त में। मैं वो ख़त लेकर भाभी के पास चली गई। भाभी ने हाथ से इशारा किया कि लिखा तो सच ही है। वो मुस्कुरा पड़ी। फिर यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन अम्मी ने भाभी को चाय बनाने का कह दिया तो वो मुझे इशारा करके फट से अपने रूम में चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ था। भाभी अम्मी अछूत नहीं है और ना ही हमारा किचन। मैं ये कहकर किचन की तरफ बढ़ गई। लोग सच कहते हैं कि अमीर लोग बहुत मगरूर होते हैं। मैंने भाभी के कमरे में जाना बंद कर दिया था। ख़त मुझे मुतवातिर मिलते रहते थे। कभी मेरी आंखों की तारीफ़ होती तो कभी बात की। मैं खुश रहने लगी थी। उससे मुझे मोहब्बत होने लगी थी। इस तरह 3 दिन गुजर गए। आज पहली बार भाभी मेरे रूम में आई थी। वो मेरे रूम के दरवाजे पर खड़ी थी और कान पकड़े हुए थी। मैंने मुस्कुराकर उनको देखा, उनको बैठने का इशारा किया। वो बैठी तो मैंने सारे ख़त उनके सामने रख दिए। वो मुस्कुराकर उन ख़तों को देखती रहीं। फिर मैं उनको छत पर ले गई। शाम हो चुकी थी। अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। मैं उड़ते परिंदों को देखकर उनसे बातें करती रही। मैंने उनको बताया कि मुझे आज तक किसी मर्द से मोहब्बत नहीं हुई। ना जाने क्यों मेरा मन इस ख़त वाले लड़के की जानिब खींचा चला जा रहा है। उसी वक्त अम्मी की आवाज़ आई कि नीचे आकर खाना खा लो। हम नीचे आने लगी तो भाभी ने वो ख़त मुझसे ले लिए। जैसे हम नीचे उतरे तो अचानक भाई की आवाज़ पर भाभी ने जल्दी से ख़त अपने पीछे छुपा लिया था। भाई ने आगे बढ़कर मुझे खींचकर पीछे किया और आगे बढ़कर उन्होंने भाभी के हाथ से वो ख़त ले लिया था। ख़त पढ़कर भाई ने भाभी के मुंह पर कस के थप्पड़ मारा था।
मैं एकदम सहम गई थी। भाई भाभी को लेकर ऊपर चले गए। मैं वहीं खड़ी रही। ऊपर से थप्पड़ों और घूंसों की आवाज़ें आती रहीं। मैं डरी सहमी सी खड़ी थी। अम्मी को जब पता चला तो उन्हें गुस्सा आया। वो ऊपर छत पर चली गई। उन्होंने भाई पर खूब लान तान की। मैं तुम्हें इतना बुज़दिल तो नहीं समझती थी कि तुम औरत पर हाथ उठाने लगे हो। जो भी है, अब ये तुम्हारी बीवी और इस घर की बहू है। मुझे हरगिज़ पसंद नहीं कि तुम इस पर हाथ उठाओ। अम्मी ने भाभी को भाई से आज़ाद करवाया और नीचे ले आई। नीचे आते ही भाई ने फातिमा भाभी का हाथ पकड़ा और उनको खींचते हुए गेट की जानिब ले चले। निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकलो। वो भाभी के दुश्मन ही बन गए थे। अम्मी ने भाई के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वो बेयकीनी से अम्मी को देखते रह गए। अम्मी ने भाभी को ले जाकर कमरे में बिठा दिया और भाई को सलवातें सुनाती रही। ये पहली और आखिरी बार था कि तुमने अपनी बीवी पर हाथ उठाया है। अगर आज के बाद ऐसा किया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। मुझे नहीं मालूम तुम मियाँ बीवी में क्या झगड़ा चल रहा है। जब से तुम इसको यहाँ लाए हो तुमने अपना कमरा ही छोड़ दिया है, मगर हाथ उठाने की इजाज़त मैं तुम्हें फिर भी नहीं दूंगी। अम्मी असूलों की बहुत पक्की थी, जबकि मैं हैरान परेशान थी। भाई के रवैये को मैं अच्छी तरह समझ सकती थी। जाहिर है बात उनकी बहन की थी। मैंने उनको पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। भाई के काम पर जाने के बाद मैं भाभी के रूम में चली गई थी, मगर वो इस कदर बेरुखी से मिली कि कोई हद नहीं। मुझे भी उनकी मजबूरी का ख्याल था, इसलिए मैं चुपचाप कमरे से निकल आई। खतूत का सिलसिला जारी रहा। अब तो मैंने भी ख़त का जवाब देना शुरू कर दिया था। मैंने उससे कहा था कि ख़त में अपनी तस्वीर दो। अगले दिन ख़त में तस्वीर पड़ी थी। वो लड़का इतना हैंडसम था कि कोई हद नहीं। लंबा कद, जिसामत और चेहरे के नक्कुश इतने हसीन कि फिल्मों के अदाकार भी इतने हसीन नहीं थे। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बता दिया। उसका नाम दानियाल है। दानियाल ने ख़त में मुझे मोबाइल दे दिया। मैंने वो मोबाइल रख लिया। अब मेरी और दानियाल की दिन रात आपस में बातें होने लगी थी। दानियाल की आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। भाभी तो बेचारी सारा दिन अपने रूम में रहती, ना मैं उनके पास जाती और ना ही वो आती। एक दिन अम्मी बाज़ार में शॉपिंग करने गई थी। मैं दानियाल से मोबाइल पर लगी थी जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दानियाल का फ़ोन जल्दी से बंद कर दिया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर तो मैं हैरान रह गई। उसने मुझे रूम में धक्का देकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं डरी सहमी सी खड़ी उसको देखती रह गई। वो दानियाल था। छत फलांग कर मेरे कमरे तक आन पहुंचा था। डरो नहीं रुबीना, मैं तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं रिलैक्स हो गई। दानियाल जीन्स और वाइट शर्ट में गज़ब ढा रहा था। हम दोनों आपस में बातें करने लगे। दानियाल की आंखें देखी देखी सी लग रही थीं, मगर ये मालूम नहीं हो सका कि उसे कहाँ देखा था। बातों बातों में वक्त गुजरता चला गया। गेट पर बेल हुई तो मैं कांप गई। अम्मी आ गई। उसने कहा कि फ़िक्र ना करो, मेरे आने का किसी को भी पता नहीं चलेगा। वाकई किसी को भी खबर नहीं हुई कि वो कहाँ से आया और कहाँ को गया। फिर तो ये मामूल ही बन गया। जब घर में कोई ना होता, दानियाल आ जाता। हम आपस में गपशप करते और कुछ देर बाद वो चला जाता। मुझे दानियाल से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई थी। मेरा दिल चाहता था कि वो मेरी मुट्ठी में कैद रहे, मेरे सिवा वो किसी को ना देखे और ना ही उसको कोई देखे। मैं अब दानियाल की दीवानी हो चुकी थी। अम्मी को बहाने से मार्केट भेजकर पीछे से दानियाल को बुला लेती और घंटों उसकी बातें सुनती रहती। उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया था। खूब दिल लगाकर बिरयानी बनाई और अम्मी को दे दी कि वो पड़ोस वाली आंटी को दे आएं। अम्मी उनके घर से जल्दी नहीं आती थी। अम्मी के जाने के बाद मैंने दानियाल को कॉल करके कहा कि तुम घर आओ, मैंने तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी बनाई है। उसने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकता, और कॉल बंद कर दी। तो मैं तिलमिला उठी और दोबारा कॉल मिलाई तो उसका मोबाइल ही बंद जा रहा था। मैं गुस्से से फिंकार रही थी। फिर अचानक मूड को खुशगवार करने के लिए सोचा कि भाभी के पास चली जाती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि भाभी के रूम में जाकर तो मुझ पर गम का पहाड़ टूट पड़ेगा। मैंने लॉक किए बिना ही भाभी के रूम में दाखिल होने की गलती कर ली थी। सामने वो शख्स बैठा था जिसे देखकर मुझे लगा कि अब मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। हाँ, वो दानियाल ही था। हाथ में चाय का कप पकड़े सोफे पर बड़े आराम से बैठा था। मेरा कलेजा छलनी हो गया था। उसने मुझे नहीं देखा था, तभी चाय पीते हुए गुनगुना रहा था
میں نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں خوب چیخی چلائی، میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔ اس کو گالیاں دی، اس کے منہ پہ تماچے مارے۔ وہ خاموش رہا۔ جب میں چیخ کر نڈھال ہو گئی تو وہ آرام سے بولا، روبینہ تم نے آج کچھ نہیں دیکھا، آئی سمجھ؟ اگر تم نے گھر میں کسی کو بھی میرے متعلق بتانے کی کوشش کی تو اپنے انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ میرا موبائل تمہاری تصاویر سے بھرا پڑا ہے۔ اپنی بھابھی پر الزام لگاؤ گی تو میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے بے نقاب کر دوں گا، پھر کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میں زندہ لاش ہوں۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے کیا؟ کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے کیا؟ مجھے اب ساری داستان سمجھ میں آئی تھی۔ دانیال نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ اگر کبھی میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لوں تو بھی میں کچھ نہ کر پاؤں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر ڈھہ سی گئی تھی۔ مجھے جس سے شدید محبت تھی وہ میرا نہیں تھا، یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو گئی تھی۔ شام تک میں شدید بخار میں تپنے لگی۔ امی اور بھائی بہت پریشان تھے مگر میں روتی ہی رہ گئی تھی۔ بھائی بار بار وجہ پوچھتے مگر میں کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ مجھے بھابھی سے شدید قسم کا حسد ہونے لگا تھا۔ مسلسل دوا لینے سے اب میں کچھ سنبھل چکی تھی۔ بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے حسد کی آگ سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب میں ٹھیک ہوئی تو سیدھی بھابھی کے کمرے میں گئی تھی۔ بھابھی ہمیشہ کی طرح نیک اور پارسا بنی سیاہ برقعے میں بیٹھی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا اور ان سے کہا، بھابھی جان، پارسائی کا ڈرامہ تو آپ بہت اچھا کر لیتی ہیں، عورتیں بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، مگر ایک اجنبی دانیال، وہ تو آپ کے روم میں بیٹھ کر چائے تک پی سکتا ہے۔ واہ، میں چلا کر بولی تھی، پارسائی کا ڈرامہ تو تم نے بھی رچا رکھا ہے۔ تمہاری ماں یا بھائی کو کہاں علم ہوگا؟ ایک نامحرم لڑکے کو یوں گھر میں بلا کر ملتی ہو، شرم نہیں آتی؟ ایک دم سے میرا دماغ چکرا گیا تھا کیونکہ آج پہلی بار میں نے بھابھی کی آواز سنی تھی۔ عجیب بھدی سی آواز تھی، جبکہ بھائی نے تو کہا تھا کہ وہ گونگی ہیں، مگر مجھے آواز کی بجائے ان کے الفاظ نے تپایا تھا۔ میں پھر چلا کر بولی، کم از کم آپ کی طرح نیک و پارسا بننے کا ڈھونگ تو نہیں رچایا تھا۔ بس اب بہت ہو گیا، کھیل ختم، تماشا ختم۔ میں غصے میں ان کی جانب لپکی تھی۔ سب سے پہلے میں نے ان کے سر سے حجاب نوچ ڈالا۔ بھابھی کے بال بہت چھوٹے سے تھے۔ پھر جب میں نے ان کا نقاب ہٹایا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بھابھی کے برقعے سے ایک مرد برآمد ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے لگا وہ مجھے قتل کر دے گا۔ روبینہ، یہ میں ہوں، تمہارا دانیال۔ ہاں، وہ دانیال ہی تھا، میری پہلی محبت۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھایا اور بڑی محبت سے مجھ سے وعدہ لیا کہ اگر میں گھر میں فاطمہ کی اصلیت کسی کو بھی نہ بتاؤں، وہ دانیال ہے، تو وہ مجھے سب سچ سچ بتا دے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شکیل بھائی کا دوست ہے، کسی مجبوری کے تحت وہ لڑکی بن کر ہمارے گھر رہ رہا ہے۔ مجبوری کیا تھی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا۔ خیر جو بھی تھا، اس نے یہ ضرور بتایا تھا کہ اسے مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ دانیال کی آنکھیں کس جیسی تھیں، میری بھابھی جیسی۔ میرے لیے بس اتنا کافی تھا کہ میرا محبوب میرے سامنے رہتا تھا۔ ہم ہر وقت ساتھ ساتھ ہی رہتے، کھانا بھی اکٹھے ہی کھاتے، زندگی میں بہت سکون تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، میرا سب کچھ ہی لٹ گیا۔ اچانک پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مار کر دانیال اور بھائی کو گرفتار کر لیا اور امی بوکھلا سی گئی تھی۔ ہم تھانے گئے تو بھائی نے سب سچ بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فاطمہ نہیں، دانیال ہے، میرا دوست۔ ہم دونوں نے اسمگلنگ کی تھی۔ پولیس دانیال کے پیچھے تھی، تبھی وہ لڑکی بن کر اسے وہاں لے آیا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر بھائی نے ہم دونوں ماں بیٹی کو گھر بھیج دیا اور کہا کہ ہم ان کے پیچھے نہ آیا کریں، ان کے دوست خود ہی ان کی ضمانت کروا لیں گے، مگر ان کی ضمانت نہ ہو سکی۔ عدالت نے ان دونوں کو 5 سال کی قید کی سزا سنا دی۔ امی تو رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی، میں بھی روتی، مگر امی سے چھپ کر ہم دونوں ماں بیٹی نے بہت برا وقت گزارا تھا۔ دانیال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کا انتظار کروں گی۔ مجھے انتظار کرنا ہی تھا۔ اپنی محبت کی خاطر میں نے امی کو اپنے اور دانیال کے بارے میں سب سچ بتا دیا تھا۔ امی پہلے ناراض ہوئیں مگر پھر ٹھیک ہو گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بھی تھیں۔ کبھی ہم رو دیتی تو کبھی ہنستی تھی۔
ادھر جیل میں دانیال نے بھی بھائی کو سب سچ بتا دیا تھا اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے۔ ہم نے بھائی کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیں ایک بہت پیاری یتیم لڑکی کا رشتہ مل گیا تھا جو اپنی خالہ کے گھر مقیم تھی۔ امی نے انہیں بھائی کے بارے میں سب سچ بتا دیا تھا، مگر انہیں صرف اپنی لڑکی کو بہانے سے غرض تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب بھائی اور دانیال بری ہو کر واپس آ گئے۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی نے اور دانیال نے اپنی وہ رقم نکالی جو انہوں نے حلال طریقے سے کمائی تھی اور ایک نیا کاروبار شروع کیا اور توبہ کی کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نئے کاروبار میں برکت ڈالی۔ یوں سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور یوں میں دانیال کی زوجہ بن گئی۔ نکاح کے بعد دانیال اور بھائی بہت خوش تھے۔ دانیال مسکرا کر بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ روبینہ کے ملنے کی خوشی مناؤں یا اپنے پہلے شوہر شکیل کے ملنے کی۔ ان کی اس بات پہ ہم سب ہنس پڑے۔